नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। बच्चों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और इसके अंदर अपन भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भौतिक प्रदेश के अंदर अपन इसकी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें बेसिक सी देख ली थी। आज अपन इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो थार का मरुस्थल है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इसके विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र विश्व का सबसे सघन मरुस्थलीय क्षेत्र है। सघन का मतलब होता है कि जैसे कोई विश्व के अंदर बहुत सारे मरुस्थल है तो उन मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जो पेड़ पौधे हैं ये पास पास में इसके अंदर रहते हैं। जीव जो है ये पास पास में सबसे ज्यादा इसके अंदर रहते हैं। तो विश्व का सबसे सघन मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? ये सघन मरुस्थल कौन सा है? ये थार का मरुस्थल। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, साथ के साथ आप भी लिखते जाओ। तो विश्व या संसार का सबसे सघन मरुस्थल थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। तो विश्व या फिर संसार का सबसे सघन मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ठीक है बच्चे, देखो थार के मरुस्थल, इस मरुस्थल की मैं बात करूं तो इसके अंदर जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। ठीक, मैंने कहा कि सघनता पाई जा रही है, जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अब मैं पूरे विश्व के जितने भी मरुस्थल है उन मरुस्थलों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहती है उन तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में रहती है? थार के मरुस्थल में। तो विश्व का ऐसा कौन सा मरुस्थल है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो मैं ये लाइन भी यहाँ पर लिख देता हूं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थलीय क्षेत्र थार का मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक सघनता है पेड़ पौधों में, जीवों में। तो यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज्यादा पाई जाती होगी। जैव विविधता का मतलब है जीवों के अंदर विभिन्नता भी ज्यादा पाई जाती होगी। तो विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो मेरे प्यारे बच्चा, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो जैसलमेर की बात कर रहा हूं मैं। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर के कुलदरा गांव की बात करूंगा। जैसलमेर के कुलदरा गांव की बात करूं तो जैसलमेर के कुलदरा गांव के अंदर एक पार्क लगाया गया। और वो पार्क क्यों लगाया गया? देखो अभी वर्तमान समय की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रसार को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चलाई गई। और उन योजनाओं की बात करें तो उन योजनाओं में देखो एक जगह है जैसलमेर की कुलदरा नामक जगह। कुलदरा नामक एक गांव है, उस कुलदरा नामक गांव के अंदर कैक्टस पार्क लगाए गए। यानी कि यहाँ पर नागफनी का पौधे लगाए गए। और नागफनी के पौधे इसलिए लगाए गए क्योंकि वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर मरुस्थल के प्रसार को रोका जाए। तो जैसलमेर के कुलदरा गांव में कौन सा पार्क लगाया गया? कैक्टस पार्क, यानी कि नागफनी का पार्क वहां पर लगाया गया। ठीक है, तो जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क लगाया गया
क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल के प्रसार को रोकना था। ठीक है, यहाँ पर मरुस्थल के प्रसार को रोकना था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्टर स्पार्क लगाया गया। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो ये अगर मैं बात करूँ इस मरुस्थल की, तो इस मरुस्थल की बात करें बच्चे तो इस मरुस्थल में लूणी नदी बहती है। तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी जो नदी कौन सी है, तो लूणी नदी है। इस मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी, लूणी नदी है। और यहाँ की मुख्य नदी भी कौन सी है, लूणी नदी है। ठीक है बच्चे, यहाँ की थार के मरुस्थल की मुख्य नदी लूणी नदी है। अब देखो लूणी नदी के बेसिन में, यानी कि लूणी नदी का पानी जहां जहां बहता है और लूणी नदी के क्षेत्र में, उस मतलब जो बेसिन है उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो गोडवाड़ भाषा बोलते हैं, इसलिए गोडवाड़ भाषा बोलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब देखो बच्चे, लूणी नदी के बेसिन में, लूणी नदी के बेसिन में गोडवाड़ बेसिन में रहने वाले लोग गोडवाड़ भाषा बोलते हैं, इसलिए गोडवाड़ भाषा बोलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र की मुख्य नदी लूणी नदी है। लूणी नदी के बेसिन में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, गोडवाड़ भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आपको देखनी है और ये चीजें बार बार एग्जाम में पूछी गई चीजें बच्चे। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं तो थार का जो मरुस्थल है ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां बड़ा मरुस्थल है। विश्व में अगर थार के मरुस्थल की क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसका पूछे तो कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। ठीक है बच्चे, तो थार के मरुस्थल, थार का मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां बड़ा मरुस्थल है। 17वां बड़ा मरुस्थल है। ठीक है बच्चे, तो 17वां बड़ा मरुस्थल है विश्व में। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर के अंदर पीने का जो मीठा पानी है उसके चंदन नलकूप लगाए गए जिसे थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर की बात कर रहा हूं, वहां पर मीठे पानी को एकत्रित किया जाता है, पीने का जो मीठा पानी, उनको चंदन नलकूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, चंदन नलकूप, और उस चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, जैसलमेर में पीने का मीठा पानी रखने की प्रक्रिया को चंदन नलकूप कहा जाता है। ठीक है, इस चंदन
नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? थार का घड़ा कहते हैं। तो इस चंदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। ऐसे ही अगर बाड़मेर की बात करूं तो वहां पर बाटारू कुएं हैं। बाड़मेर में क्या है बच्चे? बाटारू कुएं हैं। उन बाटारू कुओं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। एक बार यहां तक आप उतारिए, पानी पीते हैं। चलिए बच्चे, देखो अगर अपन बात करते हैं और इसकी और ज्यादा बात करते हैं तो देखो यहां पर मिटा रहा हूं मैं, इसको ऊपर से मिटा देता हूं। देखो बच्चे, देखो अगर यहां की बात करें तो बाड़मेर में बाटारू कुएं, बाड़मेर में बाटारू कुएं पाए जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। कोई दिक्कत है कि बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र का जो प्रसार है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के सहारे पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र, यानी कि अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, उसके सहारे ये मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलते आगे। इसको एक बार उतार लीजिए। देखो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जैसलमेर का कौन सा गांव है? कुलदरा गांव है। वहां पर क्या लगाया गया? कैक्टस पार्क लगाया गया। ठीक है, क्यों लगाए गए? क्योंकि यहां पर मरुस्थल के क्या करना है? प्रसार को कम करना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद थार के मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी। और लूणी नदी के बेसिन में, इसके बेसिन में कौन से लोग रहते हैं? इसके बेसिन में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गोडवाड़ भाषा। और इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। देखो थार के मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा स्थान है? 17वां बड़ा स्थान है। और जैसलमेर में पीने का जो मीठा पानी है उसको रखने की प्रक्रिया को चंदन नलकूप कहते हैं। और इन चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? थार का घड़ा कहते हैं। देखो बाड़मेर में बाटारू कुएं पाए जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। यह मरुस्थलीय क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र, और सीमावर्ती क्षेत्र कौन से? जो पाकिस्तान से लगते हैं, पाकिस्तान से लगते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं? SBBJ, जो मैंने आपको बता रखा है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। चलिए आगे, इससे आगे चलते हैं। देखो
देखो आगे चलें तो अब बात करेंगे अपन थार के मरुस्थल, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण, देखो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो एक तो भौतिक कारण से हो सकता है, भौतिक कारण या फिर भौगोलिक कारण, ठीक है बच्चे। और एक हो सकता है मानवीय कारण, ठीक है। अब भौगोलिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? भौगोलिक कारण हो सकते हैं जैसे बारिश का कम होना, बारिश एक निश्चित रूप से नहीं होना, ठीक है, खंड वर्षा में होना, यानी कि कुछ कुछ स्थानों पर बारिश होना और कुछ स्थानों पर बारिश नहीं होना। यानी कि एक तो क्या हो सकता है भौतिक कारण, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि निश्चित रूप से, मतलब निश्चित रूप से बारिश नहीं होती कि बारिश होगी कि नहीं होती। एक हो सकता है वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता यानी कि नियमित रूप से बारिश नहीं होती, कभी हो भी जाए कभी नहीं भी हो, और निश्चित भी नहीं है कि कभी बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। एक होता है खंड वर्षा, एक क्या होता है बच्चे, खंड वर्षा। खंड वर्षा का मतलब होता है कि खंडों के रूप में बारिश होना, यानी कि अगर बात करें तो जैसे 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही कुछ जगह पर तो बारिश हो रही है, कुछ जगह पर बारिश नहीं हो रही, तो ऐसे इस वर्षा को क्या बोलते हैं, खंड वर्षा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मानवीय कारण क्या क्या हो सकते हैं। मानवीय कारण हो सकते हैं जैसे पहला मानवीय कारण हो सकता है वृक्षों की कटाई। अब वृक्षों की जो कटाई है, वृक्षों की जो कटाई है, माना कि वृक्ष काटते जाओगे तो इससे क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसार होगा, क्योंकि मरुस्थल के ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। अब कटाव को कोई रोकेगा ही नहीं तो फिर मरुस्थल का प्रसार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए ही मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने का कारण ये है कि वहाँ पर क्या है बच्चे, वहाँ पर पेड़ पौधे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रसार को रोक सके, ठीक है। अत्यधिक पशुचारण भी दूसरा कारण हो सकता है मानवीय कारण में, अत्यधिक पशुचारण, यानी कि अधिक मात्रा में पशुओं को चारा खिलाने ले जाते हैं। जैसे माना कि जंगली जानवर भी वहां पर खाते हैं, अपने पालतू पशुओं को भी ले जाते हैं, तो वो पशु क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, और पेड़ पौधों को खाते हैं तो पेड़ पौधों को अपना विकास नहीं करने देते, और नहीं करने देते तो पेड़ पौधों को वो तोड़ देते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि एक तरीके से क्या हो रहा है बच्चे, कि मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसार बढ़ रहा है, ठीक है। एक होता है शहरीकरण, शहरीकरण भी एक क्या हो सकता है, एक मुख्य रूप से कारण हो सकता है, यानी कि शहरीकरण। अब क्या होता है, लोग क्या हो रहे हैं कि शहरों की तरफ क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब शहरों की तरफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लोग वहां से छोड़ रहे हैं, तो वहां पर जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वहां पर क्या होगा कि मरुस्थल का प्रसार बढ़ेगा, ठीक है, मरुस्थल का प्रसार बढ़ेगा। तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है औद्योगिकरण। तो चौथा क्या हो सकता है बच्चे, औद्योगिकरण भी क्या है, प्रसार को रोक करने का एक साधन हो सकता है, ठीक है। तो इस सारे के सारे मानवीय कारण कौन कौन से हो सकते हैं, वृक्षों की कटाई, दूसरा अत्यधिक पशुचारण, तीसरा शहरीकरण, और चौथा औद्योगिकरण। अगर भौगोलिक या भौतिक कारण कौन कौन सकता है, वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि वर्षा आएगी कि नहीं आएगी। एक होता है वर्षा की अनियमितता, यानी कि नियमित रूप से बारिश नहीं होती, कभी तो होती कभी नहीं होती, और निश्चित भी नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। खंड वर्षा, यानी कि जगह जगह पर खंड वर्षा होती है, जैसे आप जिसको बोलते हो दोगली वर्षा, ठीक है। जैसे जगतपुरा में बारिश आ रही है और टोंक फाटक में बारिश नहीं आ रही, तो ये क्या हो गया, खंड वर्षा हो गई, यानी कि खंडों में, यानी कि टुकड़ों में बारिश होना। खंडों का मतलब टुकड़ों के अंदर बारिश होना, ठीक है बच्चे। चले आगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं
तो मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में तो आगे अपन चर्चा करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो यहां तक आपने उतार लिया होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मरुस्थल के प्रसार को या फिर मरुस्थल के निर्माण के कोई भौगोलिक कारण बताइए। ठीक है, कोई दो भौगोलिक कारण बताइए। दो भौगोलिक कारण यहां से बता सकते हैं, या फिर आपको पूछा सकता है कि कोई इनमें से कौन सा भौगोलिक कारण है, तो 3 यहां से दे देगा और एक इनमें से उठा के दे देगा। या फिर ये हो सकता है कि इनमें से मानवीय कारण कौन सा है, तो 1 इनमें से दे देगा, 3 इनमें से दे देगा। तो आपको भौगोलिक कारण पूछ सकता है, मानवीय कारण भी पूछ सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, उसके अंदर आता है और उसके अंदर वो स्टेटमेंट के रूप में पूछता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछे जाते हैं और आरएस के अंदर आपको 20 शब्द में 50 शब्द में लिखवा लेगा कि 50 शब्द में आप मरुस्थल के निर्माण के बारे में बताइए। तो वहां पर आपको भौतिक कारण और मानवीय कारण दोनों ही वहां पर बता देना आवश्यक है। ठीक है बच्चे, अपने रीट वगैरह इस छोटे मोटे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब रीट के अंदर आरपीएससी मतलब सेकंड ग्रेड, रीट और फर्स्ट ग्रेड, इनके अंदर क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बच्चे, अब थार के मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं। थार के मरुस्थल की बात करो तो थार के मरुस्थल का अब पढ़ेंगे अपन वर्गीकरण। थार के मरुस्थल थार का मरुस्थल या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण का क्या है बच्चे, वर्गीकरण। अब देखो, इसका वर्गीकरण अपन ने किया था और मैंने इसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया था, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। अपन ने चार्ट बनाया था, नहीं बनाए थे। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसका वर्गीकरण किया था। तो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं कि इस क्षेत्र का वर्गीकरण, इस क्षेत्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा के आधार पर किया। जो किसके आधार पर किया, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर किया। पहला जो वर्गीकरण है वो है बच्चे अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो अति शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो है बच्चे, ये दो प्रकार से इसको बांटा गया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। चलिए बच्चे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन अति शुष्क को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं और हेडिंग लगा लेते हैं अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आप इसको एक बार यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम अपन हेडिंग लगाएंगे अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मिटा दूं। देखो बच्चे, पहला अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था यहां पर इस प्रकार से, ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में ये संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। इधर ये अरावली है और इधर पूर्वी राजस्थान और इधर हाड़ौती। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में 0 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर इसको दो भागों में बांट रही है।
मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर ये अति शुष्क है, अति शुष्क, ठीक है। तो अति शुष्क में 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर क्या हो रही है बच्चे, बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर वर्षा कितनी हो रही है बच्चे, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी यहां पर वर्षा हो रही है, ठीक है बच्चे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जा रही है, तो यहां पर मिट्टी पाई जाएगी एंटीसोल। कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, एंटीसोल, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिट्टी पाई जा रही है, जलवायु कौन सी पाई जा रही है, जलवायु की बात करें तो जलवायु यहां पर पाई जा रही है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, ठीक है बच्चे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, देखो वनस्पति की बात कर रहा हूं, वनस्पति की बात करूं तो यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर घास पाई जाती है, घास प्लस झाड़ियां, घास प्लस झाड़ियां यहां पर पाई जाती है। और यहां पर अगर मैं बात करूं जिले की, मैं बात करूं तो जिले यहां पर कितने, 4 जिले हैं बच्चे, कितने जिले हैं, 4 जिले। 4 जिलों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो श्री गंगानगर, फिर इसके बाद में बीकानेर, फिर इसके बाद में बाड़मेर, फिर इसके बाद में बीकानेर बाड़मेर, और फिर इसके बाद में जैसलमेर, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 जिले इसके अंदर आते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां तक इसकी ये विशेषता है, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका भी वर्गीकरण पढ़ेंगे। लिखो यहां पर, यहां तक आप लिखिए। देखो बच्चों, यानी कि अगर अपन बात करें वर्षा कितनी हो रही है, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, मिट्टी कौन सी, एंटीसोल, जलवायु कौन सी, शुष्क जलवायु, वनस्पति घास व झाड़ियां, जिले कितने, 4, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये विशेषता कभी कभी यहाँ पर पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इस अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। देखो बच्चे, दो भागों में बांटते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और इस अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मैं बात करूं तो इस अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में इस प्रकार से ये पाई जा रही घास, रेत, ये रेत है। और इस रेत की मैं बात करूं तो ये रेत इस प्रकार से इसके अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर हवाएं चलती है, हवा चलती है, ये हवाएं चल रही है, ठीक है। ये हवा क्या करती है बच्चे, यहां से रेत के कणों को उठाएगी, यहां से किसको उठाएगी, रेत के कणों को उठाएगी। ये रेत के कण उठा ली, और रेत के कणों को यहां से उठाती है और उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, और यहां पर क्या करती है, इन कणों का क्या कर देगी, जमाव कर देगी। क्या कर रही है, जमाव कर रही है। देखो, हवा जब यहां से रेत के कणों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाती है तो इस क्रिया को बोलते हैं हवा की अपवहन क्रिया। यहां पर क्या हुआ, रेत का टीला बन गया। क्या बन गया, रेत का टीला। इस रेत के टीले को ज्योग्राफी में कहते हैं बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो देखो यहां पर बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पाए जा रहे हैं क्या, नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इस क्षेत्र क्या हो गया बच्चे, इस क्षेत्र को कहेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और इसे कहेंगे
बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अपन इसको दो समान भागों में बांटा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, इस प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। और जिसका आधार क्या है बच्चे? उसका आधार है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, जिसका आधार बालू का स्तूप है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पहला कौन सा भाग हो गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा हो गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है बच्चे, तो ये दो भागों में अपन ने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां तक आपने उतारो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये जो मुक्त प्रदेश है, ये पूरे ये शुष्क मरुस्थल का, यानी कि बालू का स्तूप क्या है? पूरे के पूरे शुष्क मरुस्थल का, अति शुष्क मरुस्थल का कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों 41.50 क्षेत्रफल पर, 41.50% क्षेत्रफल पर। ठीक है, 41.50% क्षेत्रफल पर कौन फैला हुआ है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बाकी का बचेगा, यानी कि 58.50, यानी कि 58 कितना रह गया? 50% लगभग 58.50% क्या रह गया दोस्तों यहाँ पर? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो ये आपने उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलें, देखो मिटा देता हूं। पहला हेडिंग लगा लो, देखो बच्चों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसको सबसे पहले अपन समझेंगे कि ये प्रदेश कहां से कहां तक विस्तृत है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के मध्य ये क्षेत्रफल देखने को मिलता है। जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, बीकानेर से आ जाओ, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर आग्नेय चट्टान पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जैसे ये यहाँ पर बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के भूगर्भ की बात कर रहा हूं, ये भूगर्भ है। और इस भूगर्भ की बात करें तो इस भूगर्भ में अवसादी चट्टान पाई जाती है। और अवसादी चट्टान की सब चट्टानें कौन सी है? जैसे चूना पत्थर, ठीक है, और इसके साथ ही बालूकाश्य चट्टान,
ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, इसकी सब चट्टानें हैं अवसादी चट्टान की। तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर अवसादी चट्टान की सब चट्टानें कौन सी, चूना पत्थर और बालूकात से चट्टान। कोई दिक्कत है क्या? चले आगे। देखो दोस्तों, चट्टानों की बात करें तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। देखो, आगन्य और रूपांतरित चट्टान तो परतदार नहीं होती, लेकिन परतदार कौन सी होती है, अवसादी चट्टान। अब देखो, किसी चट्टान के अंदर कोई परतें ही नहीं है। जैसे अगर मान लो कि ये कोई चट्टान है, इस चट्टान में ये माना कि इसके अंदर कोई परतें दिख रही क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर नहीं दिख रही इसके अंदर परतें। तो इसके अंदर कोई पानी यहाँ से डालो तो क्या इधर निकल सकता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं निकलता सर। और एक मान लो कि ऐसी कोई हो, तो इसके अंदर क्या है, किस प्रकार से परतों में बनी है, एक परत ये, दूसरी परत ये, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत। अब इन परतों के बीच में क्या पानी का गमन हो सकता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर हो सकता है, यहाँ पर जीवाश्म भी रह सकता है। यानी कि ये जो चट्टान है, ये अवसादी चट्टान इस तरीके से परतदार होती है, और परतदार होने के कारण इसके बीच में पानी का आवागमन हो सकता है। देखो बच्चे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, पट्टी नुमा। और ये पट्टी नुमा संरचना की बात करें तो यहां पर एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, और इस पट्टी नुमा संरचना को जल पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक जल पट्टी संरचना है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लाठी सीरीज के नाम से। यहां से यहां तक है, इसको अपन क्या कहेंगे, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो देखो इसकी थ्योरी कैसे बनेगी, देखो बच्चे, इस क्षेत्र का विस्तार बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर में पाया जाता है। इस क्षेत्र के भूगर्भ में अवसादी चट्टान पाई जाती है, अर्थात यहां पर चूना पत्थर, बालूकाशीय चट्टान, ठीक है, बालूकाशीय चट्टान पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के भूगर्भ में एक जल पट्टी पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस पट्टी नुमा संरचना की लंबाई 60 किलोमीटर है, जो क्या है बच्चे, लगभग कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है बच्चे,
ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के लगभग कितनी 60 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, देखो अब मैं बात करूं जैसलमेर, तो जैसलमेर के दक्षिण भाग की बात कर रहा हूं। तो जैसलमेर के दक्षिण भाग में आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? आकलवुड फॉसिल पार्क। इस पार्क में प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए गए। किसके अवशेष पाए गए? प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष इसमें पाए गए। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अगर बात करें तो जैसलमेर, नोट बनाकर लिखो, नोट बनाकर लिखो, जैसलमेर के दक्षिण भाग में आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है, जिसमें प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, ये ध्यान रखना, आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर के दक्षिण भाग में। इसके अंदर प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए गए, प्राचीनतम लकड़ियों के इसमें अवशेष पाए गए। देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर है और इस क्षेत्र में के भूगर्भ के अंदर अवसादी चट्टान पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर चूना पत्थर व बालूकासी चट्टान पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में के भूगर्भ में एक जलपट्टी पाई जाती है जिसे लाटी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस पट्टी नुमा संरचना की लंबाई 60 किलोमीटर है लगभग। और जैसलमेर के दक्षिण भाग में आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है, जिसे प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ लिखा? देखो तो यहां तक आज अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज अपन ने बात करी थी मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की यहां पर अपन ने बात करी। अब अपन जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो बात करेंगे बच्चे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है, आरएस तक के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आरएस के अंदर पिछली बार भी 5 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 18 के अंदर, वहां पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया इसी के अंदर से। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इसको लेना नहीं भूले। अगर आपको इशू हो दोबारा आप देख सकते हो, टाइम वाइम नहीं हो तो। ठीक है, बाकी क्लास जरूर लें क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और कल अपन इसी टाइम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।